नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के इस इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाली स्टोन माइनिंग के बारे में, पत्थर खनन के बारे में, और पत्थर खनन किस तरीके से सरकार के राजस्व को अफेक्ट कर रहा होता है, रेवेन्यू को अफेक्ट करता है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए जाने वाले हैं बिहार में, उनके बारे में बात करेंगे, और जो प्लान बना हुआ है वो क्या है, एवरीथिंग सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप न्यूज का आर्टिकल देख पा रहे हैं, बिहार में पत्थर खनन को बढ़ावा देने की तैयारी में जुटी नीतीश सरकार, बनाया ये प्लान। तो पत्थर खनन क्यों जरूरी है? क्योंकि हर समय आप देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो अवसंरचना बढ़ाने वाली होती है या फिर बनाने वाली जो चीजें होती हैं, उन सब में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भौतिक अवसंरचना होती है, उस सब के लिए किसकी जरूरत होती है? एक स्ट्रक्चर की, एक पत्थरों की जरूरत होती है, जिससे बनते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है। तो उन सब के लिए क्या चाहिए होता है? ये पत्थर चाहिए होता है। तो आप समझिएगा कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो कुछ कुछ भी हो, रोड्स डेवलप होती हैं, रेलवे लाइंस डेवलप हो रही होती हैं, आपने देखा होगा रेलवे लाइंस में भी वहां पे पत्थर पड़े रहते हैं। तो एवरीथिंग जो भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है, उन सब में पत्थरों की आवश्यकता होती है, और उस पर भी ध्यान गया है नीतीश सरकार का। न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, जिलों से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट भी मांगी गई है। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे जितने भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मांगी गई है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। और टोटल से तो नहीं, हम जानते हैं कि बिहार में दक्षिणी जो बिहार वाला इलाका है, जो कि छोटा नागपुर के पठार के साथ में एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको मिल रहा होता है, उन जिलों में आप देखेंगे कि ज्यादा पत्थर जो है वो मिल पाता है, क्योंकि वो किस में आ रहा है, हमारे जो विंध्यान रेंज आती है और धारवाड़ रेंज आती है, उनसे जुड़ा हुआ जो जिले होते हैं, और उनसे जुड़ी हुई जो चट्टानें होती हैं, वहां से वो जो रॉक्स हैं वो निकाली जाती हैं, जो स्टोन्स हैं वो निकाले जाते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि भाई ये सरकार जो है वो हेल्प कर रही है, हेल्प करना चाहती है लोगों को भी एक तरीके से, स्वयं को भी, क्योंकि राजस्व भी कम करना होता है, राजस्व का लॉस कम करना होता है। तो जिलों से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मांगी गई है। नेक्स्ट अगला न्यूज क्या आई है? दूसरे राज्यों से पत्थरों के आयात को कम करना। अब ये एक बड़ा फैक्टर यहां पे आ रहा है। नीतीश सरकार का फोकस इस चीज पे गया है कि जो भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी हम लोग बिहार में विकास की योजनाएं ला रहे हैं, जो भी भौतिक अवसंरचनाएं हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उन सब में जो भी पत्थर लग रहा होता है, वो कहाँ से आ रहा होता है? वो अन्य अन्य जो राज्य है वहां से आ रहा होता है। तो उसमें हमारा जो राजस्व है वो वेस्ट हो जा रहा है। अगर हम अपने ही राज्य के जो चट्टाने हैं, जो पहाड़ है, उन पहाड़ों से अगर हम पत्थरों को निकालेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो वहां के लोगों को भी रोजगार मिल पाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है, मैनुअल वर्क है। अगर आप देखें, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बड़ी बड़ी मशीनों से पूरा पत्थर जो है वो टूट जाएंगे और पूरा सब कुछ शिफ्टिंग हो जाएगी, उनके ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर लोगों की भी आवश्यकता होती है। तो राजस्व जो वेस्ट हो रहा है वो भी यहां पर हम बचा सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक और इशू भी आता है, वो है पर्यावरण का। पर्यावरण भी एक थर्ड डायमेंशन है जिसको भी हमें ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण में जुड़े होते हैं बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, और जीवों का जो एक पूरा इकोसिस्टम है, अगर वो इम्बैलेंस हो रहा है तो किसी भी तरीके से विकास का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो हमने यहाँ पर न्यूज में ये देखा कि नीतीश सरकार जो है वो स्टेप्स लेने वाली है, और उसके लिए जो हमारे DSR है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट, जो है वो भी मांगी गई है सारे जिलों से। अब देखते हैं कि आगे क्या न्यूज आ रही है इसमें। तो नीतीश सरकार का फोकस किस चीज पे है? फोकस किस चीज पे आप देख पा रहे हैं, वो ये है कि राजस्व को किसी भी तरीके से बढ़ाना है अपने स्टेट का, और राजस्व लॉस जो होता है, रेवेन्यू लॉस जो होता है, उसको हमेशा कम करना है। देखिए लिखा है, राज्य में निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश पत्थर दूसरे राज्यों से मंगाए जाते हैं। तो अगर दूसरे राज्यों से मंगाते हैं तो उसकी पेमेंट भी होती है अदर स्टेट्स को, तो वो जो है वो कम हो जाएगी अगर हम अपने ही स्टेट के पत्थरों को यूज करेंगे। इसका नुकसान यह है कि सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों को चला जाता है। सिंपल सी चीज है, अगर आप वहां से चीजें मंगाओगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा, तो वो आपके जो रेवेन्यू है उससे जाएगा, और वहां पर आपका होता है रेवेन्यू लॉस। अपने संसाधनों का यूज ना करके अगर हम किसी और राज्य से चीजों को मंगा रहे होते हैं, उस समय पे जब हमें बहुत जरूरत है अपने राज्य में विकास के कार्यों को करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस का एक फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फैक्टर यहाँ पर बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं कि माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो कर क्या रहा है यहाँ पर। जैसा कि लिखा है, प्रधान सचिव अमृतलाल मीना को ने खान एवं भूतत्व विभाग यानी माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि जिन स्थानों से पत्थर का खनन हो रहा है, वहां की वर्तमान क्षमता, जो उनकी प्रेजेंट कैपेसिटी है, वर्तमान क्षमता, कितना पत्थर वहां पे आपको मिल पाएगा, और पर्यावरणीय स्वीकृति पर काम किया जाए।
आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है तो वहां पे होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। तो वो भी यहाँ पर करना जरूरी है। साथ साथ वहां पे कितनी कैपेसिटी है, कितना पत्थर वहां से मिल सकता है, कब तक मिल सकता है, तो ये सब चीजें भी देखना होता है। जैसे होता है ना कि किसी भी तेल का कुआं मिल गया तो वहां पर कितनी उसकी क्षमता है, कितना वहां पर रिजर्व हो सकता है। तो यहाँ पर पत्थरों का जो रिजर्व है वो कितना है, कितने क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है, ये सब चीजें जो है वो मांगी गई है किसमें, डिटेल्ड जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट है उसमें। चलिए अब देख लेते हैं कि बात आई है एनवायरमेंटल अप्रूवल की, तो वो क्यों जरूरी है, वाई दिस एनवायरमेंटल अप्रूवल इज इंपॉर्टेंट इन माइनिंग, माइनिंग करने के लिए क्यों जरूरी होता है। मेंस के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक यहां पर आएगा, पहला पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सारे पॉइंट जरूरी हैं, 8 पॉइंट लिख के लाया हूं, इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। पहला पॉइंट आता है यहां पर, वो है इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अगर आप पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ दे रहे हैं अपने विकास के लिए, अगर आप जैव विविधता को बिगाड़ दे रहे हैं अपने विकास के लिए, तो फिर वो विकास विकास नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सतत विकास करना है। हमें यही नहीं करना कि हमें सिर्फ ह्यूमंस का डेवलपमेंट करना है और साथ में जितनी भी स्पीशीज वहां पे रहती हैं उनका हैबिटेट लॉस हो जाए, उनका जो स्थानीय निवास होता है वो खराब हो जाए, या फिर उस पर हम लोग कुछ क्रिएट ऐसा कर दें जिससे कि वो लोग वहां से, वो जानवर जो हैं वो वहां पे ना रह पाए। तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल्यूशन कंट्रोल भी तो जरूरी है। विदाउट पॉल्यूशन, विदाउट क्या है कि अगर हम पॉल्यूशन को हमने फैक्टर रखा ही नहीं, हमने इस चीज को सोचा ही नहीं कि भाई पॉल्यूशन भी बढ़ सकता है, तो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा इसमें इन्वायरमेंटल जो लॉस है वो हमें देखने को मिलेगा। हर इकोसिस्टम में इसको देखने में मिलेगा हमें, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, चाहे वो हमारा जलीय इकोसिस्टम होता है, ठीक है, सब में आपको ये इश्यूज देखने में मिलेंगे। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, सतत संसाधन प्रबंधन। क्योंकि अगर हम किसी भी क्षेत्र से बहुत ज्यादा पत्थरों का खनन कर रहे हैं, किसी भी आप मिनरल को देखेंगे, अगर हम बहुत ज्यादा पत्थरों का खनन कर रहे होते हैं, तो क्या होगा, उस जगह का जितना भी संसाधन का एक स्रोत है वो एक समय पे अचानक से खत्म हो जाएगा। तो वो है कि वो सस्टेनेबल होना चाहिए, इट शुड बी सतत, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, जितना भी रिसोर्स है उसका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना जरूरी है। वो चीज जितनी जरूरत हो उतना ही लीजिए। अगला पॉइंट आता है वाटर रिसोर्स प्रोडक्शन। अब ये वाटर रिसोर्स प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो ये वाला पॉइंट है इससे लिंक्ड है ये वाला पॉइंट। अगर आप किसी भी जगह पे डेवलपमेंट कर रहे हैं और वहां से हम कच्चे माल के रूप में इन स्टोन्स को निकाल रहे होते हैं, तो आसपास अगर कोई वाटर रिसोर्स है तो वो भी दूषित हो सकता है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा वहां पे फैल रहा होता है। तो इट इज जस्ट रिलेटेड विद द पोल्यूशन वाला पार्ट। नेक्स्ट है क्लाइमेट इंपैक्ट मिटिगेशन, जलवायु प्रभाव शमन। तो जलवायु प्रभाव का भी शमन करना जरूरी है। अगर हम कुछ ऐसे चीजें यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि बहुत सारी हम लोग मशीनरी का यूज कर रहे होते हैं, हैवी मशीनरी का यूज करते हैं, एंड हैवी मशीनरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी पोल्यूशन ऑल्सो। तो वहां पर भी आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण हो रहा होता है। बिहार में, झारखंड वाले जो इलाके हैं वहां पर भी हमने देखा है कि जिस जगह पे बहुत बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहां पर धूल बहुत उड़ रही होती है, वहां पर धुआं बहुत उड़ रहा होता है, और उससे क्या होता है, आसपास के लोगों का जो पॉल्यूशनल इफेक्ट होता है वो हमें उनकी हेल्थ पे दिख पाता है। अगला पॉइंट है कम्युनिटी एंड लाइवलीहुड सेफगार्ड, समुदाय और आजीविका सुरक्षा। मैंने आपको बताया ये चीज कि किसी भी जगह पर अगर विकास करना है अगर आपको, तो उस जगह पे जो भी वहां पे लोग निवास कर रहे होते हैं उनकी जो आय है वो भी वहां पर बढ़ पाएगी, लेकिन साथ में हमें फोकस करना है एनवायरनमेंट को भी। तो ये जो एक बैलेंस सिचुएशन होती है उसको साथ में लेके चलना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता। यहां पर लोगों का एक जो जुड़ाव होता है किसी भी स्कीम के साथ में, किसी भी पॉलिसी के साथ में, वो जरूर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल इलाके की तरफ अगर हम ये एक्टिविटीज करेंगे, माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो क्या होता है वहां पर उन लोगों का डिस्टर्बेंस होता है, उनका जो एरिया है, जंगल जमीन ये सब आपको पता होगा, तो उस इलाके में हमें उनको लेके चलना पड़ेगा। हम समावेशी एक तरीके से विकास जो होता है ना उसकी तरफ जाना चाहते हैं, सतत विकास की तरफ जाना चाहते हैं। हम एक्सक्लूड नहीं करना चाहते उन लोगों को जिनका निवास स्थान ही वन होते हैं, या फिर जिस जगह पे ये एक्टिविटीज हमने किया है, अगर वहां पे कोई ट्राइब्स रहती हैं तो उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, कानूनी और विनियामक अनुपालन, ये जरूरी है। और ये जो विनियामक अनुपालन होता है ये जरूरी इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं, चाहे वो एनजीटी का हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चाहे वो एनजीटी का हो, चाहे वो किसी भी सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर्स आते हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए। इन सबको बिना फॉलो किए क्या होगा, जो भी पॉलिसीज है, लीगल है, रेगुलेटरी हैं, जो भी चीज़ें होती हैं फॉलो होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, एनवायरमेंट जो होता है वो हमेशा से डिग्रेड ही होता जाएगा, उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है।
तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, व्हाई एनवायरमेंटल अप्रूवल इज इंपॉर्टेंट इन माइनिंग। अदरवाइज आप जानते हैं कि इलीगल माइनिंग भी होती है। इलीगल माइनिंग जो होती है इससे रेवेन्यू लॉस होता है, इलीगल माइनिंग से हमारा जो रेवेन्यू लॉस के साथ साथ हमारा जितना भी इन्वायरमेंटल लॉस है वो तो हो ही रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं अगर वहां पर लीगल कंप्लायंसेस नहीं होते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खबर थी। खबर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस पहाड़ से कितना पत्थर खनन किया जा सकता है। आपने देखा जो हमारा साउथ बिहार में जितने भी जिले आ रहे होते हैं वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी जगह हैं जहां पर जैसे खड़गपुर हिल्स हो गए, तो ऐसी जगह है जो कि जहां से पत्थर हमें इजीली मिल सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, परिवहन उनका हो सकता है, तो उनको यूज कर सकते हैं रेदर देन अगर हम किसी और स्टेट से परचेज करें। बेटर रहेगा कि अपने स्टेट का यूज करें। उक्त पहाड़ का क्षेत्रफल कितना है, तो ये सारी चीजें किसमें मिल पाएंगी हमें, ये हमें मिल पाएंगी जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि a database of the historical, mythological and environmental importance of the mountains will also be prepared। अब लगे हाथ अगर हम DSR कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो साथ साथ ये भी करना है, ये भी जो मीटिंग हुई है अमृतलाल मीणा जी के साथ में, उसमें ये डिसाइड भी किया गया है कि हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यावरणीय जो महत्व है किसी भी पहाड़ का, अगर वहां पर हमने देखा है कि कहीं पर मंदिर बना हुआ है तो कितना हम वहां से एक्सट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है, वहां पे माइन करना है कि नहीं करना है, ये भी जरूरी है। अदरवाइज हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, राइट। ये सब चीजें भी यहां पे जोड़ के आनी पड़ेगी। अब यहां पर आता है पॉइंट ये कि 7 माइनिंग लीजेस जो हैं, 7 कहां पे आ रही हैं, 7 आ रही हैं शेखपुरा में, 7 आ रही हैं शेखपुरा में, और एक आ रही है कहां पर, गया में। टोटल 8 माइनिंग लीजेस जो है उनमें से 7 आती है शेखपुरा में और एक आती है गया में, टोटल मिला के 8 हो जाती हैं। इस टाइम पर वहां पर काम चल रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ 8 हमने देखी शेखपुरा और गया में। अब लास्ट पॉइंट यहां पर आ रहा है कि बैठक में जो सहमति आई है, अमृतलाल मीणा जी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी बैठक जो हुई है उसमें सहमति भी बनी है कि प्रदेश के कार्य विभाग पत्थरों की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड से खनन पट्टा प्राप्त करेंगे। तो एक राज्य से है क्योंकि वहां पर एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, और वहां से झारखंड से लाना बिहार में इट इज वेरी लाइक चीप ऑल्सो, रेदर देन किसी और स्टेट से लाना, किसी और दूर दराज के स्टेट से लाना। तो यहां पर जो खनन का पट्टा है वो झारखंड से लिया जा सकता है और प्राप्त करे, ताकि उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में पत्थरों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो डेवलपमेंट में भी देरी नहीं करनी, हमें पहले ये नहीं करना कि यार हम स्टार्ट करेंगे, अपने एरिया को पहले डिफाइन करेंगे, वहाँ पर DSR आएगा, DSR के बाद में वहाँ पर डिसाइड होगी चीज़ें, जियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे जाएंगे, फिर स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो डिले हो सकता है। तो उस दौरान हम झारखंड से खनन जो है वो खनन करके पत्थर जो है वो मंगा सकते हैं, वेरी इजीली वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आ भी सकता है क्योंकि पास में राज्य है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे जो कि सरकार कर रही है। आज की खबर इतनी ही थी। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा लास्ट जो वीडियो आया था बिहार की खबर का, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था कि अमृत भारत स्टेशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, 2023 होगा वैसे इसका आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज के क्वेश्चन पे। और आज का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पत्थर खनन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिवान, वैशाली, शेखपुरा और सीतामढ़ी आपके सामने ऑप्शन है, सभी को देना है आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए तो ये बात होगी आज के न्यूज की, हमने क्वेश्चंस भी कर लिया। अब बात कर लेते हैं हमारे कोर्सेज की। स्टडी IQ लाया है आप सभी लोगों के लिए जो कि स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अर्ली स्टार्ट ऑफर। अर्ली स्टार्ट ऑफर का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि तैयारी हमें स्टार्ट करनी है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की, तो इस समय दिस इज द बेस्ट टाइम, अर्ली स्टार्ट कीजिए और आने वाले एग्जाम्स को अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाने के बाद में उसको अचीव भी कीजिए। चलिए तो यहां पर ये जो हमारा ऑफर है वो चल रहा है 31 मई तक। 31 मई तक एडमिशन क्लोज होगा 31 मई को ही, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं AKS लाइव। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद में यू कैन अप्लाई दिस कोड AKS लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा आपको कितना, 9,999 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। मैं तो कहूंगा कि ये अमाउंट जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट तब जीरो होगा जब आपका इस कोर्स को लेने के बाद में प्री क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही आपका प्री क्लियर होता है 100% रिफंड हो जाएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूं, पहले बताते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फाउंडेशन बैच है, नाम है इसका आरंभ बैच 2। आरंभ बैच 2 जो है वो हमारा फाउंडेशन का कोर्स होता है, और इसमें हम लोग 1100 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स दे रहे होते हैं।
1100 से ज़्यादा घंटे, बहुत बड़ा एक ड्यूरेशन होता है और इसमें हम लोग सारे जीएस सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। ये लाइव वीडियोस आपके ऐप पर चल रहे होते हैं और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप पर 2 सालों के लिए अवेलेबल भी रहते हैं, क्योंकि कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 2 सालों की आती है। नेक्स्ट फीचर आता है इसमें मेंटरशिप का। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AKS लाइव, जो कि यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिख जाएगा इस जगह पे AKS लाइव, इस कोड का यूज करेंगे तो मेरी मेंटरशिप भी आपको मिल पाएगी। इसके अलावा मेरे अलावा एक और मेंटर भी रहते हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में, और आपको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जहां पर आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। तीसरा जो यहाँ पर फीचर आता है वो है मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट। जैसे ही कोई सब्जेक्ट ओवर होता है, हमारा MBT हो जाएगा, मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाती रहेगी। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है इसमें। डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर है। लाइक एवरी डे हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसका इवैल्यूएशन आपको प्रोवाइड मिल जाएगा अगर आप उसका आंसर भेजते हैं तो, जिससे आपको आंसर राइटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे डेवलपमेंट ही होगा आपका। डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। राज्य स्तरीय भी, स्टेट वाइज जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी। मैगजीन मिलती है, MCQs मिलते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हैं, और साथ साथ कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आएगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। ये बात होगी सारे फीचर्स की। एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग। मार्केट में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, किसी भी जगह पर नहीं है कि जितना डेडिकेशन के साथ में स्टडी IQ आप सभी लोगों को कोर्स के बारे में, ये मैंने आपको बताया भी और ये देता भी, प्रोवाइड भी करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑफर्स की। ऑफर्स ऐसे जो कि बहुत 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 एक तरीके से एडिटिव का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि तैयारी करनी है तो इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 2 साल की वैलिडिटी के साथ साथ आपको ये सारे वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है, जो कि 2000 के आसपास आ रहा है, मिलता है अलग अलग से अगर आप लेते हैं तो फ्रीली कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है NCERT के रिकॉर्डेड कोर्स। यहाँ पर 100% फी रिफंड की जो बात है वो आती है कब, जब आपका प्री क्लियर हो जाता है। प्री क्लियर हो जाएगा, फुल अमाउंट रिफंड आपका। ये बात हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आरंभ बैच लेना चाहते हैं, फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं। संजीवनी बैच आपके लिए है, बैच नंबर 4 आ चुका है, और बैच नंबर 4 में AKS लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स 5499 में मिल जाने वाला है। सिर्फ प्रीलिम्स की इसमें तैयारी होती है। अपकमिंग जो प्रीलिम्स है 71st वाला, उसमें आपको बहुत बहुत हेल्प मिल जाएगी इस वाले कोर्स से। 31st को एडमिशन जो है वो लास्ट डेट है उसकी, और ये कोर्स जो हमारा सेल चल रही है, अर्ली स्टार्ट ऑफर है, वो भी हमारा 31st तक जाने वाला है। तो डिसाइड कर लीजिए। सारे फैकल्टीज जो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं वो सारे फैकल्टीज आपको इस बैच, जो हमारे पेड बैचेस होते हैं, उसमें भी पढ़ाएंगे। तो डिसाइड कर लीजिए और इस कोर्स को जल्दी से परचेज कर लीजिए 31st से पहले। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, और स्टडी IQ BPSC का अपना एक अलग से टेलीग्राम चैनल है, BPSC स्टडी IQ क्यों। अगर आप मुझसे मेल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मेल ID है ये। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने इस दोस्तों को का जो एक ग्रुप होता है उसमें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें पता लग पाए कि बिहार में क्या न्यूज़ आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।